वेलकम बैक टू द न्यू सेशन। तो ये जो हमने वहाँ ऊपर ग्राफ ड्रा किए थे ए बी सी कंज्यूमर के, तो ये वही वाले हमारे पास हैं। प्राइस $2 है, $1, 2 से $1 होती है। तो ए कंज्यूमर की डिमांड, बी की, सी की और मार्केट मार्केट डिमांड आपके सामने है। 2 पे डिमांड है, ए की 10, बी की 12, सी की 2। इन सबको ऐड करेंगे तो $2 पे डिमांड कितनी है? 24। तो ये मार्केट डिमांड है। $1 पे डिमांड ए की 16 है, बी की 24 है, सी की 14 है। तो इन तीनों को ऐड करें आप तो 54 बनता है। एक पे जो मार्केट डिमांड है यानी टोटल डिमांड वो 54 है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आप कैलकुलेट करें तो ये आपके सामने नीचे आ रही है। ये फर्दर हम इसको देख सकते हैं। ये ऐसे हमने इसको कैलकुलेट करना। तो डेल्टा क्यू ओवर क्यू जो एवरेज हम लेते हैं, और डेल्टा पी ओवर पी एवरेज, तो 0.694, 1 एंड 2.25, ये देखिए यहाँ पे। और मार्केट डिमांड 1.14। तो ये एक के बराबर है तो इसका मतलब है यूनिटरी इलास्टिक। एक से कम है तो इसका मतलब है इन इलास्टिक, और एक से बड़ी है तो इसका मतलब है इलास्टिक। तो जो डिमांड कर्व ज्यादा सीधा होगा, स्टीप होगा, आप इधर देख रहे हैं ये वाला, ये ये इनइलास्टिक है। और ये जो थोड़ा फ्लैट है, लेटा हुआ है, ये इलास्टिक है। उसकी वजह क्या है? ये ज्यादा इनइलास्टिक है, ये ज्यादा इलास्टिक है। इनइलास्टिक आपको पता है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन डिमांड या क्वांटिटी। तो आप देख सकते हैं प्राइस P1 से P2 हुई है, P1 से P2। तो ये कितना डिस्टेंस है? आप देख सकते हैं काफी है। और डिमांड कितनी हो जाती है? Q1 से Q2, ये। तो इस तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस आप करेंगे तो जवाब कैसा आएगा? इट विल बी लेस देन 1। दूसरे ग्राफ को आप देखें तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस तो हुई है, P1 से P2 हुई है, लेकिन डिमांड आप देखें उसमें जो डिस्टेंस है आप, वो काफी ज्यादा है। तो ज्यादा डिस्टेंस को कम डिस्टेंस पे डिवाइड करेंगे तो जो जवाब है इट विल बी ग्रेटर देन 1, और इसलिए ये इलास्टिक होगा। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और टोटल रेवेन्यू का भी काफी गहरा ताल्लुक है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपने देखा है, वो हमें क्या बताती है कि प्राइस अगर चेंज होगी तो डिमांड में चेंजेस आ सकती है। तो ये अच्छे बिजनेसमैन और इकोनॉमिस्ट और फार्मर के लिए क्या ज़रूरी है कि वो ये देखे कि इस चीज़ की डिमांड कैसी है, इलास्टिक है या इनइलास्टिक है। अगर डिमांड हो इनइलास्टिक, इनइलास्टिक डिमांड का मतलब क्या है कि प्राइस में ज़्यादा चेंज आनी है और क्वांटिटी में कम चेंज आनी है। तो इससे क्या होगा? टोटल रेवेन्यू क्या होता है? कोई चीज बेचने से मिलने वाले पैसे। आप देख सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। ये ऊपर, ये, तो आप देखिए, एक पे डिमांड है 16 की और 2 पे डिमांड है 10 की। अब फर्ज करें प्राइस हो $1 और कंज्यूमर भी मार्केट में एक ही आए, एक कंज्यूमर। तो जो बेचने वाला है, अगर वो प्राइस $1 रखता है तो उसके कितने यूनिट बिकेंगे? 16 यूनिट। तो वो 16 यूनिट बेच लेगा तो उसको मिलना क्या है? उसको मिलने हैं पैसे। और कितने पैसे मिलेंगे? 16 × 1। इसको हम बोलते हैं टोटल रेवेन्यू, कि कोई चीज बेचने से मिलने वाले पैसे कितने हैं। तो 16 × 1 तो 16। हाँ, अब प्राइस अगर हो गई है 2, या वो $2 कर देता है, तो उसके प्रोडक्ट की डिमांड कितनी हो गई? 10। तो उसको
उसको किससे गर्ज है? जो बेचने वाला है उसको गर्ज है पैसों से। उसको पैसे कितने मिलने हैं? 20, 2 ज़रब 10, तो ये है टोटल रेवेन्यू। अब देखें ये डिमांड कैसी है? इन इलास्टिक है, इट इज लेस देन 1। तो जब डिमांड इन इलास्टिक हो तो प्राइस बढ़ने से टोटल रेवेन्यू बढ़ता है। दूसरी तरफ देखें आप, जब डिमांड इलास्टिक हो तो फिर क्या होगा? इन इलास्टिक डिमांड की शक्ल में क्या है? प्राइस बढ़ेगी तो टोटल रेवेन्यू बढ़ेगा, प्राइस कम होगी तो टोटल रेवेन्यू कम हो जाएगा। इन इलास्टिक डिमांड की शक्ल में ये जो कंज्यूमर ए का है आपके सामने। दूसरी तरफ कंज्यूमर सी की डिमांड कैसी है? वो इलास्टिक है। तो कंज्यूमर सी के लिए वो प्रोडक्ट इलास्टिक है। तो इसमें देखें एक पे वो कितना लेता है? $14, 14 यूनिट। तो बेचने वाले को कितने पैसे मिलेंगे? 14, $14। दो पे डिमांड कितनी होगी उसकी? $2। और $2 पे उसकी डिमांड कितनी है? दो, यानी 2 यूनिट्स, 2 यूनिट्स ऑफ दैट कमोडिटी। और इसकी डिमांड कैसी है? इलास्टिक है। आप देख रहे हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी आ रही है? 2.25, इट इज ग्रेटर देन 1। तो हिज टोटल रेवेन्यू विल बी $2, 2 into 2 = $4। तो टोटल रेवेन्यू को क्या हुआ है? $14 से कम होके $2, $4 पे आ गया। और इसकी वजह क्या है? क्योंकि इसकी डिमांड इलास्टिक थी। तो जो सेलर है या जो बेचने वाला है उसने प्राइस बढ़ाई $1 से $2 की, तो उसकी डिमांड बहुत ज्यादा गिर गई। तो उसको मिलने वाले जो टोटल रेवेन्यू के पैसे हैं वो कम हो गए। आप देख भी सकते हैं। तो इसकी डिमांड इलास्टिक है। इलास्टिक डिमांड में क्या होता है कि प्राइस में थोड़ी चेंज आती है, डिमांड में ज्यादा चेंज आ जाती है। यूनिटरी इलास्टिक में देखें आप, तो टोटल रेवेन्यू पे कोई असर नहीं पड़ता। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक पे 24 की डिमांड है तो टोटल रेवेन्यू भी 24 है। और दो पे 12 की डिमांड है तो टोटल रेवेन्यू वो भी 24 ही रहेगा। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड की शक्ल में टोटल रेवेन्यू पे कोई असर नहीं पड़ता। ये आप देख रहे हैं इलास्टिक डिमांड में प्राइस अगर बढ़ेगी तो टोटल रेवेन्यू कम होगा, प्राइस कम होगी तो टोटल रेवेन्यू बढ़ेगा। आप इसमें देख सकते हैं, ये देखें आप सी कंज्यूमर में प्राइस बढ़ने से टोटल रेवेन्यू कम होगा, लेकिन प्राइस कम होने से टोटल रेवेन्यू बढ़ेगा। आप देख सकते हैं दो पे डिमांड कितनी है? 2 यूनिट्स, कितने पैसे मिलेंगे? $4। प्राइस अगर कम हो जाए, 2 से 1 हो जाए, तो डिमांड कितनी हो जाती है? 2 से 14। तो पैसे कितने मिलेंगे बेचने वाले को? $14। तो इलास्टिक डिमांड की शक्ल में प्राइस कम होने से टोटल रेवेन्यू बढ़ेगा, लेकिन प्राइस बढ़ने से टोटल रेवेन्यू कम होगा। इन इलास्टिक में इसका उलट है और यूनिटरी इलास्टिक में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह अगर हम एक डिमांड का ड्रा करें तो उसका जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो इलास्टिक होता है, नीचे वाला इन इलास्टिक होता है और दरमियान वाला यूनिटरी इलास्टिक होता है। मसलन आप देखिए प्राइस 125 से 100 हो जाती है तो डिमांड कितनी हो रही है? 1 से 2। इसकी इलास्टिसिटी आप कैलकुलेट करें, इट विल बी ग्रेटर देन 1। प्राइस अगर 100 से 75 हो जाए तो डिमांड 2 से 3 हो रही है। इसकी इलास्टिसिटी इसके दरमियान में चेक करें, 76 से 50 हो जाए तो डिमांड 3 से 4 है। इसकी इलास्टिसिटी आप देखें, 50 से 25 हो जाए तो डिमांड 4 से 5 है। इसकी इलास्टिसिटी आप अगर देखेंगे तो ऊपर वाली साइड पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी मोर देन 1, नीचे वाली साइड पे इट विल बी लेस देन 1।
और दरमियान में ये एक के बराबर आ रही होगी। तो ये तीन हिस्से होते हैं। अब है चेंज इन डिमांड वर्सेस चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। हमने ऊपर पढ़ा है जो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड आता है वो आपको ऑन प्राइस इलास्टिसिटी के थ्रू पता चल जाता है। और वो किस वजह से होता है? वो होता है उस चीज की अपनी प्राइस अगर चेंज हो जाए तो उसकी डिमांड पे असर पड़ जाता है। मसलन P1 पे जो डिमांड है वो Q1 है। अगर उस चीज की प्राइस P2 हो जाए तो उसकी डिमांड कितनी हो जाएगी? Q2। ये इस पॉइंट पे आ गए। तो आप इधर से इधर आ गए। तो ये किस वजह से हुआ है? ये उस चीज की अपनी प्राइस चेंज हुई है, P1 से P2 हुई है तो डिमांड Q1 से Q2 हो गई है। इसको हम बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड इट इज ऑलवेज ड्यू टू द चेंज इन द प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर कमोडिटी। उस कमोडिटी की अपनी प्राइस में अगर चेंज होगी तो लाभ डिमांड की शक्ल में अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम, तो फिर आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव कर जाते हैं। हाँ, अगर अदर थिंग्स डोंट रिमेन सेम, अदर थिंग्स में चेंज आ जाती है तो फिर क्या होगा? आपका पूरे का पूरा डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं चेंज इन डिमांड। डिमांड चेंज हो जाएगी। ठीक है। मसलन अब ये D1 पे आप देख रहे हैं P1 से P2 पे हुए, आप उसी पे रहे हैं। लेकिन ये D2 किस वजह से है वो हम अभी पढ़ेंगे आगे चल के। वो है अदर थिंग्स की वजह से। तो अदर थिंग्स में क्या क्या आता है वो आपको क्लियर हो जाएगा थोड़ी देर में। लेकिन अगर अदर थिंग्स सेम नहीं रहती तो फिर आपका डिमांड कर्व मूव कर जाता है। तो उस सिचुएशन में क्या होता है? अदर थिंग्स वेरी कर जाती हैं लेकिन प्राइस सेम रहती है। तो ये देखें P2 पे गर्मियों में आप देखें पेप्सी की डिमांड और सर्दियों में पेप्सी की डिमांड। गर्मियों में पेप्सी P1 पे उसकी डिमांड है Q1। गर्मियों के अंदर ही यानी मौसम चेंज नहीं हुआ, P1 आप कह लें 30 रुपए पे पेप्सी की डिमांड है Q1। 100 यूनिट P1 पे। P2 प्राइस कम हो रही है तो आप क्या देख रहे हैं? डिमांड Q2 हो गई है। फर्ज करें प्राइस 50 रुपए या 60 रुपए पर लीटर से कम होके 40 रुपए पर लीटर हो जाए। P1 से P2 होगी, गर्मियों की हम बात कर रहे हैं। P1 से P2 हो गई है। ये सर्दी है। चले हम ये सर्दियों में पेप्सी की प्राइस 50 लीटर वाली बोतल है तो उसकी प्राइस है 50 रुपए, तो डिमांड है 100 यूनिट। दूसरे में क्या है? प्राइस फर्ज करें कम हो जाती है, 50 की बजाय $40 हो जाती है, ये 40 रुपए है। तो डिमांड को क्या हुआ है? गर्मियों सर्दियों में Q2 हो गई। अब आ गई हैं गर्मियां। गर्मियों में क्या होगा? आप यानी वेदर चेंज हो गया, क्लाइमेट सीजन चेंज हो गई है। तो क्या होगा? 50 पे डिमांड कितनी होगी? 50 पे सर्दियों में Q1 थी, तो गर्मियों में क्या होगा आप बताएं। आपको क्लियर हो जाएगा कि गर्मियों में अब लोग प्राइस में अब चेंज नहीं भी आ रही लेकिन लोग ज्यादा पिएंगे। इसी तरह P2 पे आप देख रहे हैं कि यानी 40 रुपए पे डिमांड थी 200 एक मोहल्ले की। एक दुकान से दिन में 200 लीटर वाले बोतलें जाती थी। 40 रुपए अगर प्राइस होती थी सर्दियों में। अब आ गई हैं गर्मियां। आप बताएं उसी 40 रुपए पे कितने बेकरे होंगे? ज्यादा बेकरे होंगे। तो देखिए प्राइस में कोई चेंज नहीं आई लेकिन डिमांड में चेंज किस वजह से आ रही है? अदर थिंग्स की वजह से। इसको हम बोलते हैं चेंज इन डिमांड। और इसमें क्या होता है? आपका पूरे का पूरा डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाता है। तो चेंज इन डिमांड
इज ड्यू टू चेंजेस इन अदर थिंग्स, योर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड की वजह से हैं, और जो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड होती है वो उस चीज की अपनी प्राइस में चेंज आने की वजह से होती है। ये तो आज जैसे हम बात कर रहे थे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, इनको हम डिमांड शिफ्टर्स भी कहते हैं, फैक्टर्स भी कह सकते हैं, डिटर्मिनेंट्स भी कह सकते हैं। तो किसी चीज की जो लाभ डिमांड में हमने पढ़ा है, किसी चीज की डिमांड किसके साथ लिंक्ड है, उसकी अपनी प्राइस के साथ। क्वांटिटी डिमांडेड इज द फंक्शन ऑफ ऑन प्राइस ऑफ ए स्पेसिफिक क्वांटिटी सच दैट अदर थिंग्स रिमेन सेम। और ये जो रेड लाइन के बाद वाले हैं, दे रिमेन सेम, तो लाभ डिमांड होल्ड करेगा। उसमें क्या क्या चीजें शामिल है? प्राइस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, इनकम है, पॉपुलेशन है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। तो सर्दियों में जैसे हम ऊपर बात कर रहे हैं, सर्दियों में लोगों का टेस्ट फॉर पेप्सी वो नहीं होता जितना गर्मियों में होता है। सर्दियों में वो पेप्सी को प्रेफर नहीं करते जितना वो गर्मियों में करते हैं। सर्दियों में वो काफी को ज्यादा पसंद करते हैं, तो गर्मियों में इतनी प्रेफरेंस नहीं होती। प्राइस अगर सेम रहे भी तो सर्दियों में डिमांड और होगी, गर्मियों में डिमांड और होगी। तो इसको हम बोलेंगे चेंज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड किस वजह से होती है? जब इन इन फैक्टर्स में चेंजेस आते हैं। और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्या कब होती है? जब इसमें चेंज आती है। जब इसमें चेंज आती है तो ये होता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। और ये वाले ये वाले जो हैं ये फिक्स रहते हैं, ये चेंज नहीं होते। हाँ, जब इनमें चेंज आए और ये चेंज ना हो तो ये हो जाता है चेंज इन डिमांड। तो जैसे हम बात कर रहे थे डिटर्मिनेंट्स, तो आपको क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है? वो होती है कि डिमांड किसी और प्रोडक्ट की चेंज हो रही होती है और प्राइस किसी और। तो मसलन ये ए कमोडिटी है और बी कमोडिटी है। बी कमोडिटी की प्राइस में चेंज आती है और डिमांड ए की चेंज हो जाती है। मसलन पेप्सी की प्राइस चेंज हो जाए, यानी पेप्सी की प्राइस बढ़ जाए, फर्ज करें जो पेट है या जो रेगुलर है बोतल है उसकी प्राइस बढ़ जाए, 25 की बजाय 40 हो जाए, तो कोक की डिमांड पे क्या असर पड़ेगा? कोक की डिमांड बढ़ जाएगी। अब देखें, लाभ डिमांड कहता है प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है? कोक की डिमांड बढ़ गई है, हालांकि कोक की प्राइस तो कम हुई भी नहीं है, कोक की प्राइस अब भी 25 रुपए ही है। तो कोक की डिमांड बढ़ गई है, पेप्सी की प्राइस बढ़ी है लेकिन डिमांड कोक की बढ़ गई। ये क्या है? ये है क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और ऐसे प्रोडक्ट्स को हम आगे चल के पढ़ेंगे, वो ऐसे प्रोडक्ट्स को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूट। तो प्राइस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। इसी तरह बर्गर की प्राइस बढ़ जाए तो पिज्ज़ा की डिमांड बढ़ जाएगी। ऐसा है कि नहीं है? इसकी वजह क्या है? लाभ डिमांड कहता है कि प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी, लेकिन पिज्ज़ा की प्राइस तो कम नहीं हुई लेकिन डिमांड बढ़ी है। उसके पीछे किस चीज़ का हाथ है? क्योंकि अदर थिंग्स हैव नॉट रिमेन्ड सेम, अदर थिंग्स चेंज हो गई हैं, तो इसलिए ऐसा हुआ है। अब अगर इलास्टिसिटी, जो क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, वो एक से ज्यादा हो तो ऐसे प्रोडक्ट्स को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूट। मसलन ये आपके सामने मैं आपको बता भी रहा था, पेप्सी कोक है, सैंडविच पिज्ज़ा है, बर्गर सैंडविच है, सर्विस बाटा है। बाटा वालों की प्राइसेस अगर बढ़ जाती हैं तो सर्विस प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ जाएगी। तो ऐसे प्रोडक्ट्स कैसे होते हैं? सब्स्टिट्यूट। और इन इसका जवाब पॉजिटिव आएगा, इट विल बी ग्रेटर देन जीरो। ठीक है ना? क्योंकि दोनों या तो पॉजिटिव होंगे, जो परसेंटेज चेंज इन प्राइस और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, या फिर दोनों नेगेटिव होंगे तो जवाब जो है वो पॉजिटिव ही आएगा। बनाना और एप्पल है, केले की प्राइस अगर बढ़ जाती है
तो सेब की डिमांड बढ़ जाएगी, लोग सेब लेना शुरू कर देंगे। तो लाभ डिमांड बनाना पे तो होल्ड करेगा, क्योंकि बनाना की प्राइस बड़ी है तो उसकी डिमांड ने तो कम होना ही होना है। लेकिन मसला है कि सेब की डिमांड क्यों बढ़ी है? उसकी वजह कि ये एक सब्स्टिट्यूट है। जिन लोगों को केला नहीं मिलेगा या केला महंगा होगा वो बनाना की तरफ चला जाए, वो एप्पल की तरफ चले जाएंगे। तो ये फार्मूला भी है आपके सामने। अगर ये नेगेटिव हो तो ऐसे प्रोडक्ट्स को हम बोलते हैं कम्प्लीमेंट। मसलन मार्गरीन एंड ब्रेड। तो जैसे ब्रेड और ये मार्गरीन या आप ये ऊपर हम लगाते हैं वो स्प्रेड होता है ब्रेड के ऊपर, ये जैम, ब्रेड एंड जैम, ये भी आपस में कम्प्लीमेंट से। कम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि दोनों ने मिल के इस्तेमाल होना है। मसलन मैं आपको बताता हूँ कि अगर जैसे आजकल पेट्रोल की प्राइस कम हुई है तो बाइक की डिमांड को क्या होगा? पेट्रोल की प्राइस कम होने से मोटरसाइकिल की डिमांड को क्या होगा? वो बढ़ जाएगी। हालांकि प्राइस कम हुई है पेट्रोल की, डिमांड बढ़ गई है बाइक की। इसकी वजह ये है कि ये आपस में कम्प्लीमेंट है। पेट्रोल ने बाइक के अंदर इस्तेमाल होना है, प्राइस कम हुई है पेट्रोल की, बाइक की डिमांड बढ़ गई है। तो ये कम्प्लीमेंट। इसी तरह से फर्ज करें मोटरसाइकिल सस्ता हो जाता है तो हेलमेट की डिमांड को क्या होगा? वो बढ़ जाएगी। अब देखिए सस्ता मोटरसाइकिल हुआ है तो लाभ डिमांड के हिसाब से जो चीज सस्ती होगी उसकी डिमांड बढ़ेगी, वो तो ठीक है। लेकिन क्योंकि हेलमेट मोटरसाइकिल के साथ जरूरी है तो साथ में हेलमेट की डिमांड खाम में बढ़ जाएगी, हालांकि उसकी प्राइस के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। तो ऐसे प्रोडक्ट्स को हम बोलते हैं कम्प्लीमेंट्स। और ये इसकी जो क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी है वो लेस देन जीरो होती है, यानी नेगेटिव होती है। तो अगर ये जीरो के बराबर हो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जीरो के बराबर हो, तो उन दो प्रोडक्ट्स में क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू जीरो, देन दोज प्रोडक्ट्स आर अनरिलेटेड, ये इंडिपेंडेंट है, उनका आपस में कोई ताल्लुक ही नहीं है। मसलन मसलन चीनी की प्राइस बढ़ जाए, चीनी की प्राइस बढ़ जाए तो लैपटॉप की डिमांड पे क्या असर पड़ेगा? कपड़ों की डिमांड पे क्या असर पड़ेगा? नमक महंगा हो जाए तो दूध की डिमांड पे, तो ये इंडिपेंडेंट है, ये अनरिलेटेड है। नमक महंगा या सस्ता होने से टीवी की डिमांड पे क्या असर पड़ेगा? फर्नीचर पे कोई असर नहीं पड़ता। तो ऐसे प्रोडक्ट्स को हम इंडिपेंडेंट प्रोडक्ट्स बोलते हैं। इसी तरह से आपने देखा है इनकम का भी असर होता है। इनकम भी एक डिटर्मिनेंट है। तो इनकम बढ़ने से डिमांड कम हो या ज्यादा हो सकती है, इनकम कम होने से भी कुछ चीजों की डिमांड कम या ज्यादा हो। तो आज अगर आपकी डिमांड आईफोन की नहीं है, उसकी वजह हो सकती है कि आपकी इनकम कम कम है। कल प्राइस नहीं चेंज हुई, मोबाइल फोन की प्राइस नहीं चेंज हो रही, लेकिन कल आपको कहीं से पैसे मिल जाते हैं, कोई आपको गिफ्ट कर देता है, पैसे दे देता है, वो कहता है ये लें, तो आप फोन लेने चले पड़ेंगे। तो क्या, हालांकि फोन की प्राइस कम नहीं हुई, आपकी इनकम बढ़ी है। तो जब किसी चीज की डिमांड इनकम में चेंजेस आने की वजह से कम या ज्यादा हो, तो ऐसी ऐसी डिमांड में चेंजेस को हम इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से शो करते हैं। यानी जो डिमांड में चेंज आ रही है वो प्राइस की वजह से नहीं आ रही बल्कि इनकम की वजह से आ रही है। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन इनकम। इनकम में चेंज आएगी तो किसी चीज की डिमांड बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। मैं आपको अभी बताऊंगा कि अगर इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक से ज्यादा होगी तो क्या होगा? इसका मतलब है कि इनकम बढ़ने से उस चीज की डिमांड बढ़ रही है, यानी
फर्ज करें आपकी इनकम बढ़ जाती है तो फ्रूट्स की डिमांड बढ़ जाएगी, इनकम बढ़ने से दूध की डिमांड बढ़ जाएगी, इनकम बढ़ने से मोबाइल फ़ोन की डिमांड बढ़ जाएगी, इनकम बढ़ने से कपड़ों की डिमांड बढ़ जाएगी, ब्रांडेड क्लॉथ्स की डिमांड बढ़ जाएगी। तो ऐसे प्रोडक्ट्स को हम बोलते हैं नॉर्मल और सुपीरियर गुड्स। फूड आइटम्स मैंने आपको बताया, तो उसकी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है इट विल बी ग्रेटर देन ज़ीरो। और ये लास्ट है, अगर कुछ चीज़ों में इनकम बढ़ने से उनकी डिमांड कम भी हो जाती है, तो आपकी या किसी की इनकम अगर बढ़ जाए तो लंडे के कपड़ों की डिमांड को क्या होगा उसकी। अगर एक बंदे की इनकम बढ़ जाए तो उसकी कंजम्पशन ऑफ पल्सेस, दाल दाल खाना वो कम कर देगा, मटन की तरफ जाएगा, मटन उसके लिए सुपीरियर या नॉर्मल होगा, लेकिन सब्जियों या दाल की तरफ वो कम आएगा। ब्रांडेड क्लॉथ्स की डिमांड शायद उसकी बढ़ जाएगी इनकम के बढ़ने से, लेकिन जो यूज्ड क्लॉथ्स हैं, यूज्ड व्हीकल्स हैं, वो उसकी डिमांड कम हो जाएगी। इनकम बढ़ जाए तो सेकंड हैंड प्रोडक्ट्स की डिमांड कम हो जाएगी, लेकिन ब्रांडेड क्लॉथ या ब्रांडेड चीज़ों की जो डिमांड है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो ये था